This is 8th class. Subject is social science, part history, and our topic today is from trade to territory. आपको मालूम है कि 1707 में 1707 में औरंगजेब की वफात होती है और उसके बाद जो लेटर मुगल्स आए उनके ज़माने में जो सूबेदार थे या जिनको हम गवर्नर कहेंगे, जो मुगल सल्तनत में मुख्तलिफ सूबों में हेड थे, उन प्रोविंसेस के, उन सूबों के, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुगल सल्तनत से इख्तियारी दूरी आज़ादी इख्तियार की। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने किंगडम्स, छोटे छोटे राजवाड़े अलग अलग रियासतों में कायम किए और उसके बाद मुगल सल्तनत का सिर्फ नाम रह गया, असल में मुगल सल्तनत बिखर चुकी थी। लेकिन हम देखते हैं कि 18वीं सदी के दूसरे निसफ हिस्से में एक नई ताकत हिंदुस्तान के सियासी उफक पे नमूदार हुई थी और बड़ी पावरफुल ताकत वो थी। वो बरतानिया की ताकत थी, वो बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी तो ये सिर्फ तिजारत के गर्ज से आई थी और इनका मकसद हरगिज यहाँ पे हुकूमत करना नहीं था। फिर कैसे ये हुआ कि एक तिजारती कंपनी से ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ की हुक्मरान बनी? ये एक दिलचस्प दास्तान है, एक दिलचस्प वाक़ा है हिंदुस्तान की तारीख में और बड़ा अहम है। तो एक सरसरी नज़र अगर आप इस चार्ट पे डालेंगे तो 1600 में बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था ताकि वो हिंदुस्तान पे अपनी तिजारत के लिए आए। और इस चार्टर का मतलब ये था, इस हुक्मनामे का मतलब ये था कि बरतानिया से कोई भी दूसरी कंपनी हिंदुस्तान में तिजारत के लिए नहीं आ सकती थी। लेकिन जो बाकी यूरोपीय ममालिक थे उन पे ये चार्टर लागू नहीं था। यानी उसका मतलब ये है कि जो बाकी ममालिक थे यूरोप के वो भी आते थे। और हम देखते हैं कि जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से होते हुए हिंदुस्तान पहुंचता है तो उससे पहले ही पोर्चुगीज या पुर्तगाली कंपनी यहाँ पे अपना तिजारती मरकज कायम कर गई थी। आपको पता होगा शायद कि वास्को डी गामा ने 1498 में हिंदुस्तान पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी और यहाँ पे पुर्तगाल का तिजारती मरकज कायम किया था। उसके बाद डच भी आए, फ्रेंच भी आए। तो इस तरह अंग्रेजों के या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ, बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ बाकी ममालिक से भी तिजारती कंपनियां यहाँ आई थी। इन तिजारती कंपनियों का मकसद यहाँ के जो एशिया थी, यहाँ की जो चीज़ें थी
ان کو سستے داموں حاصل کرنا اور پھر یورپ کے بازار میں مہنگے داموں بیچنا تھا۔ یورپ کی مختلف کمپنیاں جب یہاں موجود تھی اور برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تھی، تو ان میں ایک مقابلہ ہوا، مقابلہ آرائی شروع ہوئی، یعنی زیادہ سے زیادہ چیزیں بازار سے، مارکیٹ سے حاصل کرنے کے لیے ان کو آپس میں ایک کمپٹیشن، ایک مقابلہ ہوا، تو اس سے چیزوں کے دام بڑھنے لگے اور کمپنیوں کو زیادہ منافع حاصل ہونے کے بجائے کم منافع ہوتا تھا یا کبھی کبھی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے مارکیٹس کو، بازار کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے آپس میں ان کمپنیوں کی، خصوصاً ایسٹ انڈیا کمپنی اور فرانچ ایسٹ انڈیا کمپنی کی، برطانیہ کی کمپنی اور فرانچ کی کمپنی میں مقابلہ آرائی ہوئی، لڑائیاں بھی ہوئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے جہاز بھی ڈبو دیے سمندر میں، یا ان کی جو چیزوں کی جو سپلائی ہوتی تھی جہازوں میں اس کو یہ روکتے تھے، یا جو روٹس تھے، ٹریڈ روٹس تھے، ان پہ یہ رکاوٹیں کھڑا کرتے تھے تاکہ دوسری کمپنی کا جہاز وہاں تک نہ پہنچے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ان میں آپس میں ایک تنازع کا، ایک لڑائی کا ماحول پیدا ہوا اور ان کو اپنے لیے ہتھیار بھی ساتھ لانے پڑے۔ یعنی اب کمپنی کی جو جہاز تھے ان کے ساتھ سپاہی بھی ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ہتھیار بھی ہوتے تھے، اور انہوں نے جہاں جہاں پہ انہوں نے اپنے فیکٹری جہاں پہ یہ چیزیں لوگوں سے خریدتے تھے، دکانداروں یا مرچنٹ سے خریدتے تھے اور پھر وہاں رکھتے تھے، اس کو فیکٹری کہا جاتا تھا۔ اس کے ارد گرد انہوں نے فورٹیفیکیشن یا قلعہ بندیاں بھی شروع کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی یہ اپنا تجارت بنگال میں شروع کرتی ہے، بگنس ٹریڈ ان بنگال۔ تو 1651 میں انہوں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے دریائے ہگلی کے کنارے پہ پہلی فیکٹری قائم کی۔ فیکٹری کا معنی یہی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ فیکٹری کا مطلب یہ ہوتا کہ جہاں پہ یہ چیزیں جو تھے خریدتے تھے، اور پھر وہاں ایک دفتر ہوتا تھا جہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم یا آفیشلز بیٹھا کرتے تھے۔ 1696 میں انہوں نے جہاں پہ انہوں نے یہ اپنی فیکٹری بنائی تھی، اس کے ارد گرد انہوں نے ایک قلعہ بنانا شروع کیا۔ انہوں نے مغل ملازموں کو رشوت دے دی اور ان سے 3 گاؤں جو تھے، اس وقت 3 گاؤں تھے، ان کی زمینداری یا مالیہ جمع کرنے کا حق بھی حاصل کیا۔ ایک اس میں کالی کٹا، جس کو آج کل کولکتہ کہا جاتا ہے، ایک گاؤں اس میں وہاں پہ کالی کٹا تھا، وہ بھی انہوں نے خرید لیا، اور انہوں نے ان گاؤں کو ملا کر اپنی تجارت بڑھانے کی کوشش کی۔ تو جتنی یہ اپنی تجارت بڑھاتی گئی، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ بنگال کے جو نواب تھے ان کا خسارہ ہونے لگا۔ انہوں نے پہلے مغل حکمران اورنگزیب سے اور اس کے بعد اس کے جانشین فرخ سے ایک فرمان یا شاہی حکم حاصل کیا، جس کے مطابق ان کو تجارت کے لیے وہاں پہ
इजाज़त दी गई थी। तो ये जो ये इनका तिजारत बढ़ाना था, तो ये बराह रास्त जैसा कि मैंने अभी कहा कि बंगाल के नवाबों के लिए नुकसान का बाइस था। तो चाहे मुर्शिद कुली खान की बात हम करें, उसके बाद उसके जानशीन अली वर्दी खान की बात करें, या उसके बाद उसके जानशीन सिराजुद्दौला की बात करें, तो इन्होंने कोशिश की कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपनी तिजारत बेतहाशा बढ़ा रही है और कोई टैक्स नहीं दे रही है, तो इस पे रोक लगाई जाए। ये इतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया कि ये इनसे बड़े बड़े रियायतें, कंसेशन मांगते थे नवाबों से, और बड़े बड़े उनसे अतिया मांगते थे। तो इन्होंने, मुर्शिद कुली खान ने, अली वर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने कोशिश की कि वो इनको ज़्यादा कंसेशन न दे रही, वो इनसे ट्रिब्यूट्स ले लें जो ये टैक्स नहीं देते थे, उसके यूज एक यकमुश्त रकम ट्रिब्यूट के तौर पे कंपनी से हासिल करे। और इनको कंपनी ने कोशिश की कि अपने सिक्के राइज करना, तो उस पर भी इन्होंने पाबंदी लगाने की कोशिश की। और ये जो ये अपनी क्लब बंदी, फोर्टिफिकेशन बढ़ाते थे, तो उसको भी इन्होंने रोकने की कोशिश की। तो ये जो ये ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू या टैक्स कंपनी नहीं देती थी, तो मैंने कहा कि बंगाल के नवाबों का इससे नुकसान होता था। और कंपनी अपने तौर पे यह कहती थी कि ये जो ये मकामी ऑफिशियल्स हैं, लोकल ऑफिशियल्स हैं, ये हमारे तिजारत में बिला वजह मुदाखलत करते हैं और इससे हमारे तिजारत का नुकसान होता है। और ये इस पे तुले हुए थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट बनाने हैं, यानी अपने इलाके बनाने हैं जहाँ पे ये क्लब बंदियाँ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों को इसमें शामिल करें, ताकि ये अपनी तिजारत अच्छी तरह या अपनी मर्जी के मुताबिक चला सके। तो इन्हीं दो वजूहात की बुनियाद पे, यानी एक तो बंगाल के नवाब चाहते थे कि ये टैक्स का जो उनको खसारा होता था उसको कम किया जाए, और दूसरी तरफ कंपनी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन उन्हें मिले। तो यही बाइस बने जो सबसे पहली लड़ाई अंग्रेज़ों की हिंदुस्तानी नवाबों के साथ होती है हिंदुस्तान में, तो वो वाक़ा होती है, और उस लड़ाई को हम द बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी जो है, मैंने अभी कहा कि अली वर्दी खान के बाद उसका जानशीन जो था वो सिराजुद्दौला था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इन्होंने सिराजुद्दौला के मद्दे मुकाबिल एक और उसी खानदान के फर्द को बादशाह बनाने की कोशिश की, बंगाल का नवाब बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो सिराजुद्दौला चूंकि इनसे ये मुतालबा करता था कि वो नवाब को या बंगाल की हुकूमत को रेवेन्यू दे दें, टैक्स दे दें, और जो ये किला बंदियाँ फोर्टिफिकेशन करते थे उसको रुकाएं, फोर्टिफिकेशन को न बढ़ाएं, और जो ये सियासी मामलात में दखल अंदाजी करते थे, इस पे भी उन्होंने, सिराजुद्दौला ने उनको रोकथाम करने के लिए कहा, लेकिन इसमें कोई कामयाबी सिराजुद्दौला को हासिल नहीं हुई। कंपनी अपना काम जारी रखी हुई थी। सिराजुद्दौला का जो मिलिट्री कमांडर था मीर जाफर, उसने कोई भी हिस्सा नहीं लिया लड़ाई में। तो नतीजा साफ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और सिराजुद्दौला जो है उसकी हार हुई। बाद में सिराजुद्दौला को कत्ल किया जाता है, मीर जाफर के हाथों, उसके बेटे के हाथों उसको कत्ल भी किया जाता है। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का
नया नवाब मुकर्रर किया और उसे भी बहुत से जो कंसेशंस थे, जो रियायत थी, हासिल की। तो जब उन्हें लगा कि मीर जाफर भी उनके काम का नहीं रहा, तो उन्होंने मीर जाफर के ही एक करीबी रिश्तेदार मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। तो मीर कासिम ने जब देखा कि उसे अंग्रेज अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, तो उसने कोशिश की कि इसकी कोई रोकथाम हो और वो एक अच्छी फौज बनाने की कोशिश में लग गया और अंग्रेज़ों के इशारों पे काम करने से उसने एतराज़ किया। तो इसका नतीजा ये निकला कि एक नई लड़ाई बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान हुई, जिसको बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। ये लड़ाई जो है ये 1764 में 1764 में लड़ी गई बक्सर के नाम पे, बक्सर के मकाम पे। तो जिसमें मीर कासिम का साथ शुजाउद्दौला अवध के नवाब ने भी दिया और शाह आलम सानी ने भी दिया, जो नाम का मुगल बादशाह था। तो इस तरह इन तीनों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया और फिर मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बनाया गया। उसके बाद उसका बेटा वहां का नवाब बनता है और 1765 में जो मुगल बादशाह था, शाह आलम सानी नाम का था, उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल की। What was दीवानी? दीवानी was the right to collect land revenue। मालिया, जमीन का टैक्स जो देते थे हुकूमत को, उसको मालिया कहा जाता था। और जो दफ्तर ये काम करता था उसको दीवानी कहा जाता था और उस अफसर को दीवान कहा जाता था। तो शाह आलम सेकंड से, शाह आलम सानी या शाह आलम सेकंड से इन्होंने यही हक हासिल किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का हक ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। तो इस तरह जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे, आप देख सकते हैं कि ये बंगाल के नवाबों से जमीन और पैसा अतिया के तौर पर मांगते थे, गिफ्ट के तौर पर मांगते थे और ये बदतरीन रिश्वत में मुलव्वस थे। लेकिन सारे मुलाजिम वहाँ पे इस रिश्वत की बीमारी में मुब्तला नहीं थे। कुछ ऐसे भी थे जो जंग में मारे गए, कुछ बीमारी की वजह से मर गए, लेकिन बेशतर जो थे वो वहाँ पे ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक तो अपनी तिजारत करते थे और पैसा नवाबों से, मुलाजिमों से हासिल, वहाँ के नवाब के मुलाजिमों से हासिल करते थे। और इस तरह उनके लिए ये लफ्ज़ नबोब, NOBB नबोब इस्तेमाल किया जाता है कि ये नवाबों की तरह रहने लगे। फिर कंपनी का जो उसके बाद दौर आता है, बंगाल में इन्होंने अपने कदम जमाए, बिहार को भी वहाँ अपने इसमें लाया, फिर उड़ीसा को भी इसकी दीवानी इनकी मिल गई। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1764 के बाद इन्होंने तीन तरह से हिंदुस्तान में अपने उस वक्त सल्तनत नहीं थी, अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। एक था पॉलिटिकल, सियासी, दूसरा था इकोनॉमिक और तीसरा था डिप्लोमेटिक। इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक, तीन तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का असर बढ़ाने के लिए, इलाका ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए। इन्होंने क्या किया कि 1764 के बाद ये इन हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ नवाब थे,
राजे थे उनके दरबार में एक अफसर भेजते थे जिसको रेजिडेंट कहा जाता है। आपने यहाँ भी श्रीनगर में भी और जम्मू में भी देखा होगा कि हमारे दो सड़कें जो है वो रेजिडेंसी रोड के नाम से जानी जाती है। इसकी भी वजह ये थी कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अफसर या बाद में जो बराह रास्त अंग्रेजों का राज था यहाँ पे, उसका एक अफसर यहाँ पे हुआ करता था, तो जिसको रेजिडेंट कहा जाता था। उसी के नाम पे इन दो सड़कों को, जम्मू और श्रीनगर की एक एक सड़क को रेजिडेंसी रोड के नाम से याद किया जाता है। तो इस रेजिडेंट का काम ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो तुजारती मफादात है उनकी रखवाली करना, उनकी निगहबानी करना। लेकिन ये रेजिडेंट वहाँ के सारे मामला जो थे उनमें मुदाखलत करता था। वहाँ कौन बादशाह बनना, वहाँ कौन राजा बनना चाहिए, वहाँ कौन बड़ा अफसर बनना चाहिए, तो इन मामलात में ये रेजिडेंट जो था ये मुदाखलत करने लगा। उसके बाद लॉर्ड वेल्लेसली आया तो उसने एक नया तरीका इजाद किया जिसको सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता है। सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता है। इसके रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तानी रियासतों को ये ऑफर की कि आप हमारे साथ बाज़ाब्ता एक दोस्ती करें, एक माहिदा करें जिसको सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता था। और उसके तहत ये रेजिडेंट तो होता ही था और भी दूसरे मामला थे, लेकिन इस रियासत को के राजे को ये कहा गया कि वो अपनी फौज को बर्खास्त करें और उसकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज अपनी रियासत में रखें और उस फौज के खर्चे के लिए, साल भर के अखराजात के लिए इस रियासत को एक रकम, मुकर्रर की गई रकम ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ती थी जिसको सब्सिडी कहा जाता था। और अगर ये रियासत, ये राजा इसमें नाकाम रहता था कि वो वक्त पे वो रकम अदा करे, तो फिर इस रियासत का कोई हिस्सा कंपनी के पास चला जाता था। यानी वो एक तरह से वो अपनी रियासत का वो इलाका कंपनी को बेचता था। और हम देखते हैं कि अवध और हैदराबाद जो थे वो दो जगहें थी जिनको पैसा अदा करने की सूरत में अपनी रियासत का एक हिस्सा कंपनी को देना पड़ा। लेकिन हिंदुस्तान में सारे राजे या नवाब या जो रूलर्स थे वो ऐसे ही नहीं थे। अगर आप टीपू सुल्तान की बात करें, जिसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर, तो उसने क्या किया, उसने पहले हैदर अली, जो उसके वालिद थे हैदर अली, और बाद में टीपू सुल्तान ने मैसूर को मजबूत से मजबूत तर बनाने की कोशिश की। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिमों को अपनी रियासत में तिजारत बंद करने के लिए कहा और अपने ट्रेडर्स को भी, मर्चेंट्स को भी उनके साथ ताल्लुकात न रखने की बात की। तो यही नहीं, उसने अपनी फौज को जदीद बनाने की, मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। साथ ही उसने जो फ्रेंच कंपनी थी उनके साथ भी ताल्लुकात बढ़ाने शुरू किए। नतीजा ये निकला कि 1761 से 1799 तक करीबन 4 लड़ाइयाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के जो ये राजे थे, उन सुल्तान थे, उनके दरमियान लड़ाइयाँ हुई। तो आखिरी लड़ाई जो 1799 में, जिसको श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई कहा जाता है, उसमें टीपू सुल्तान जो है वो शहीद होता है, वो कत्ल किया जाता है। तो इस तरह इन्होंने मैसूर को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरह फिर ये मराठों के साथ लड़ाई हुई, वॉर विद मराठास। तो मराठों को भी इन्होंने
पहले कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए और फिर जब 1817 से 19 तक जो लड़ाई हुई मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान, तो उसमें मराठों को शिकस्त दे दी गई और जो पेशवा उनका था उसको रुखसत किया गया और उसकी पेंशन मुकर्रर की गई। तो उसके बाद इन्होंने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया, अगरचे उन्होंने वहां पे डायरेक्ट रूल नहीं किया। सिंध को अपने कब्जे में लिया। तो जो पंजाब का इलाका था वहां पे रंजीत सिंह के राज तक दौर तक ये कोई कदम नहीं बढ़ा सके, लेकिन जो ही रंजीत सिंह की मौत होती है तो उसके बाद 1739 के बाद 1749 में उन्होंने पंजाब को भी अपने कब्जे में ले लिया। एक और तरीका जो था इन्होंने इस्तेमाल किया, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस लॉर्ड डलहौजी ने हिंदुस्तानी रियासतों को अपने जाल में फंसाने के लिए एक आसान सा कायदा बनाया, कानून बनाया, जिसके तहत इन्होंने ये किया कि अगर हिंदुस्तानी रूलर का, राजे का कोई अपना मेल वारिस, मेल हेयर यानी कोई मर्द जानशीन नहीं होगा, तो उसके सूरत में ये जो उसकी स्टेट है इट वुड लैप्स, यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक हिस्सा बनेगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि सतारा एक रियासत थी, उसको 1848 में किया। उदयपुर जो था, संबलपुर जो था, उसको 1850 में किया। उसके बाद उदयपुर, उसके बाद नागपुर, उसके बाद झांसी को उन्होंने 1854 में अपने कब्जे में ले लिया। इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बुनियाद पे कि उनका कोई मेल हेयर या मर्द जानशीन नहीं था। तो इस तरह अगर हम फिर देखते हैं, इस चार्ट पे एक नजर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि 1600 में इन्होंने चार्टर हासिल किया। 1651 में इन्होंने हुगली के किनारे पहली फैक्ट्री कायम की। 1696 में इन्होंने किला बनाना शुरू किया। 1757 में इन्होंने पलासी की लड़ाई लड़ी। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर वाक़ा हुई। फिर 1765 में 1765 में इन्होंने बंगाल की दीवानी हासिल की। बिहार और उड़ीसा की 1765 में हासिल की। उसके बाद इन्होंने मैसूर को 1799 में हासिल किया। 1817 से 19 तक इन्होंने मराठा जो ताकत थी उनको ख़त्म किया। उसके बाद इन्होंने सिंध को लिया, अफगानिस्तान को लिया और 1848 से 56 तक इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बुनियाद पे संबलपुर, सतारा, उदयपुर, नागपुर और झांसी को ले लिया और 1856 में इन्होंने अवध को ले लिया। एक ट्रेडिंग कंपनी से लेके ये हिंदुस्तान के हुक्मरान किस तरह बन गए। 1600 ईस्वी से लेकर 1857 तक जब हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवोल्ट ऑफ 1857 वाक़ा होता है।